फैसल वाडा साहब रुआ ज़मीन पर अगर सबसे बड़ा आदमी इमरान खान है तो वो तो फिर अभी भी था, फिर आप क्यों ना आयल हो गए इस वक्त। अब अगर वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ आ रहे हैं तो फिर का मतलब है भाई जी कि शेख रशीद की गल्ला गलत ने। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो थोड़े से वर्ड हैं इस मामले में। मुस्लिम लीग नून के और शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। वो जो है डॉक्टर शहजाद गंज साहब जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो अब जाएँ किस तरफ। ट्रक से छलांग मार के भाग भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा कैश पे यकीन रखती है, वो तो चेक बुक पे यकीन ही नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मैंने अपने कल के व्लॉग में ये अर्ज़ की थी कि आइंदा आने वाले जो 18 से 24 घंटे हैं वो इस हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देंगे और वो मेरी बात फिर दुरुस्त साबित हुई। वो कैसे दुरुस्त साबित हुई ये आपसे अर्ज़ करेंगे। आज जनाब वज़ीर आज़म साहब के यानी कि कप्तान के इंतहाई चहीते खिलाड़ी जो हैं वो हम कह सकते हैं कि हिट विकेट हो गए हैं। फैसल वाडा साहब को ना सिर्फ ये कि नाअहल करार दे दिया गया बल्कि उनसे ये भी कहा गया है कि बतौर रुकन कौमी असम्बली, बतौर वज़ीर और बतौर सेनेटर जितनी मराहत उन्होंने हासिल की, जितनी उन्होंने तनख्वाहें ली, वो वापस 2 महीने के अंदर अंदर जमा कराएँ। इसके क्या असरात होंगे, इसका मतलब क्या है, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और फिर जनाब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो लाने के वो इशारे दिए थे, आज उन्होंने खुल के बात कर दी। उसके हवाले से उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दे दिया, वो क्या मामलात हैं, कहाँ तक पहुँचे, इस पर बात करेंगे। इस पर कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया कि वो खुद असम्बलियाँ तोड़ दें। ये क्या मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि जो ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ के अपने व्लॉग में हमने ये कहा था कि जो आइंदा 18 घंटे हैं, यानी कि जब मैंने व्लॉग रात को तकरीबन 8 बजे के करीब रिकॉर्ड कराया था, उससे लेकर मैंने कहा था कि अगले जो 18 से 24 घंटे हैं, इस दौरान ये फैसला हो जाएगा कि जनाब इमरान सरकार रहेगी या जाएगी। क्योंकि ये अब कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई ढका छुपा राज नहीं है। और ख़ुद हुकूमत जो है वो उसके वज़रा और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये इस किस्म के बयान देते रहे माजी में, जिसे ये बिल्कुल क्लियर कट ज़ाहिर होता था कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत कर रहे हैं। और ख़ुद जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद है वो तो अभी तक भी इसी तरह की बातें करते हैं कि जनाब हमारे ऊपर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और इमरान खान की हुकूमत के ऊपर हाथ है। तो वो हमने अर्ज़ की थी आपकी खिदमत में कि ये जो फैसल वाडा साहब का जो केस का फ़ैसला नहीं हो पा रहा था, वो तकरीबन 3.5 साल हो गए थे। वो मुख्तलिफ जगह पे वो कानून को चकमा देते फिर रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ा था और फैसला महफूज हुआ था, वो सुनाया नहीं जा रहा था। और जिससे एक परसेप्शन होती है, एक आप ये कह सकते हैं कि शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। हम इसमें इलेक्शन कमीशन की एक नीति पर जो है वो कतन उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन एक परसेप्शन ये थी कि जी शायद ये किसी दबाव की वजह से फैसला नहीं हो रहा। तो मैंने अर्ज़ की थी कि 18 घंटे में इस चीज़ का पता चल जाए कि अगर तो फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ ये फैसला ना आता तो फिर ये कहा जा सकता कि जनाब फिर तो शेख साहब ठीक कहते हैं। और चूँकि वो फैसला अब उनके ख़िलाफ़ आ गया है, ख़िलाफ़ आने के बहुत सारे मतलब हैं। एक तो एक बंदे ने इलेक्शन कमीशन को, इस अदालती सिस्टम को, इस इंतखाबी निज़ाम को पाकिस्तान के, उसको चीट किया और फिर उन्होंने झूठ बोला, गलत बयान अल्फी जमा करवाया। वो मैं आपको चंद एक नुकात बताता हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में कहे हैं। लेकिन उसके बाद वो अदालतों में तारीखें लेते रहे, कभी किस अदालत में चले जाते थे कि ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोका जाए, कभी कोई स्टे लेने की कोशिश करते थे, तो ये मामला करते रहे। लेकिन इस सारे मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी मुबैना तौर पर सहूलतकारी करते रहे और उनकी सहूलतकारी उस वक़्त सबसे खुलकर सामने आई जब इन्होंने असम्बली के अंदर वोट डाला और उसके बाद बतौर रुकने कौमी असम्बली, और उसके बाद जाके स्पीकर चैम्बर में अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया। उसके बाद जाके वो सेनेटरशिप के लिए उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह दीजिए कि हमने तो वो सीट ही छोड़ दी है और जिसकी वजह से ये केस चल रहा है, तो लिहाजा इस केस को अब वो जो है वो गैर मौसर करार दिया जाए। लेकिन वाडा साहब की जान बच नहीं सकी क्योंकि वहाँ से तो मामला ख़त्म हो गया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में था मामला वो तो चल रहा था, ज़ेर समाअत था। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो बड़े कप्तान के मुतरक खिलाड़ी हैं। लोग तो ये भी कहते हैं मुबैना तौर पे कि वो उनकी एटीएम है और फिर वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो रुकने कौमी असम्बली भी वही बनेंगे, वज़ीर भी वही बनेंगे और फिर वो अगर नाअहल होने पे आ जाएंगे तो फिर सेनेटर भी वही बनेंगे। तो खान साहब के वो हम कह सकते हैं कि बड़े चहीते खिलाड़ी थे और खान साहब जो हैं वो अपने इतने चहीते खिलाड़ी को इस तरह जिसे कहते हैं कि मंजर से आउट होता हुआ या
आउट होता हुआ नहीं शायद देखना चाहते थे, लेकिन बहरहाल अब उनको वो देखना पड़ा है। खान साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, और पूरी तरीके इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा झटका है ये जो फैसल वाडा साहब का नायल होना। फैसल वाडा साहब को थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेते हैं कि फैसल वाडा साहब ने भी पाकिस्तान की आवाम को बहुत सारा एंटरटेन भी किया जनाब। आपने देखा होगा कि वो कराची में वो एक कौंसलेट पर हमला हुआ था, तो उधर जनाब वो पिस्तौल लगा के तो जनाब पहुंच गए थे। और कभी जनाब वो बालाकोट पे जब हमला होता था उधर मौके पर जाके तो वो झंडा पकड़ के तस्वीरें बनाते थे और एक पिस्तौल वगैरह भी उनके पास होता था। फिर हमने देखा कि जब वो वज़ीर थे, और वो फुटेजेस टीवी पे भी चलते नहीं, सोशल मीडिया पे अभी भी पड़ी हुई हैं, जिनमें वो फैसल वाडा साहब जो है ना वो एक हैवी बाइक लेकर कराची की सड़कों में मटर गश्त करें और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ, यानी कि जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, पुलिस होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है या जो सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी के लिए होती है और पाकिस्तान के कौमी खजाने से उसके पैसे जाते हैं। लेकिन वाडा साहब ने जो उसको अपनी टॉर बनाने के लिए और उसकी वीडियोस बनाने के लिए और अपने मोटरसाइकिलिंग के शौक पूरा करने के लिए उस कौमी ख़जाने से तैनात पुलिस एहलकारों का वो इस्तेमाल करते रहे। उसके साथ हमने देखा काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब एक फ़ौजी बूट ले आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था और उस पर बहुत सारा फिर शोर शराबा भी हुआ। लेकिन मतलब वाडा साहब को किसकी परवाह? वो बकौल खुद वाडा साहब वो माजी में ऐसे इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि वो कह रहे थे कि जी अल्लाह ताला के बाद इस रूए ज़मीन पर जो सबसे बड़ा आदमी है वो इमरान खान है। तो फैसल वाडा साहब रूए ज़मीन पर अगर सबसे बड़ा आदमी इमरान खान है तो वो तो फिर अभी भी था, फिर आप क्यों ना आयल हो गए इस वक्त? तो बहरहाल ये इस किस्म की बातें करते रहे। और इस किस्म की अब जब वो इलेक्शन कमीशन में जाते थे या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाते थे, साफ़ी खसूसन मोतीउल्लाह जान साहब उसे सवाल करते थे कि जी आप डेट बता दें कि किस डेट को आपने अमेरिकी शहरियत छोड़ी है। तो वो इस सवाल का जवाब देने के बजाय आगे से बरहम हो जाते थे और गुस्सा करने लगते थे और कहते थे तुम लोग अपने मसाले लगाना चाहते हो, ये करते हो, वो करते हो। और तो बहरहाल ये खासे जिसे कहते हैं ना कि हम बदनामी की हद तक मशहूर हैं कि ये बदतमीज़ी भी कर जाते हैं लोगों के साथ और जो है वो एक्टिंग शैक्टिंग और फोटो सेशन वेशन ये सारे मामले करवाते रहते हैं। बहरहाल अब ये एक इनको साथ एक मामला हुआ है। अब यहाँ पे मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला जारी किया वो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। ये 27 सफ़ात में उसमें ये जो मुख्तसरन जो उसका हम जायज़ा लें तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो 3 रुकनी कमीशन था, चेयरमैन साहब की ज़ेर सदारत जिसने ये फ़ैसला दिया है कि उन्होंने कहा कि आपने जाली और गलत बयान अल्फी जमा करवाया कि मैंने अमेरिकन नेशनलिटी छोड़ दी है। उस वक्त जिस तारीख को कागजात नामजदगी बतौर रुकन कौमी असम्बली में दाखिल हुए थे और फिर उनको कहा गया कि जनाब आप जो है वो मराहत और तनख्वाहें जो है पुरानी सारी वापस लें। ये तो ठीक है कि मराहत और तनख्वाहें वो वापस कर देंगे अगर उनको आगे सुप्रीम कोर्ट से उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन वो जो उस हल्के के अवाम का हक़ राय दही तो मुतासर हुआ है उसका तो कोई ज़ाला शायद नहीं हो सकता। बहरहाल अब देखना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमारे वो अपने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वो कौमी असम्बली के वो अपने जो सरकारी ऑफिस है वो आगे पीछे राइट लेफ्ट झंडे लगा के प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अपने बयानात बिजनेस पर्पज़ के लिए उस सरकारी पोजीशन को इस्तेमाल मुबैना तौर पे करते हैं। वीडियोस भी हमने अपने प्रोग्राम में भी दिखाई थी आपको। तो उनके बारे में भी ऐसे कुछ मामला था और वो फिर एक चीज़ सामने आई कि मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज़ मुबैना तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुबैना तौर पर कोई पता नहीं 50 से 55 हज़ार के दरमियान गालबन 53 हज़ार के राउंड अबाउट में कुछ वोट जो हैं उनके जाली निकल आए हैं। तो वो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनको वहाँ से उनको स्टे ऑर्डर मिल गया और वो अभी तक 3 साल से स्टे ऑर्डर पर कौमी असम्बली चला रहे हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर कई कार्रवाइयाँ तो वो उस बिल्डोज करने की हद तक चले जाते हैं। तो वो अब अगर उस तरह का कोई रिलीफ इनको मिल गया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर उस तरह का रिलीफ अब नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। और मतलब बड़ा वाज़ेह ये है कि यही अपोजिशन जो पहले सब कुछ करने को तैयार थी लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ नहीं आ रही थी, और फिर अब अगर वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ आ रहे हैं तो फिर का मतलब है भाई जी कि शेख रशीद की गल्लां गलत ने और अपोजिशन सच्ची है। वो ऐसे कि ये कहा जाता था कि अपोजिशन की तरफ से, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि जब तक नंबर गेम नहीं पूरी होती है, जब तक जो इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन का साथ ना दे लेकिन न्यूट्रल जब तक नहीं होती उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं। और अब वो अगर तहरीक अदम एतमाद पे नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दी कि जी ठीक है तहरीक अदम एतमाद लिया, अप्रूवल उन्होंने दे दी। शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले को अब आगे फ्रंट से लीड करें तहरीक अदम एतमाद वाले मामले को। और अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने एक टाइम फ्रेम दे दिया तहरीक अदम एतमाद के लिए। टाइम फ्रेम उन्होंने ये दे दिया है कि जी रवां माह के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। यहाँ पर अभी एक उन्होंने सस्पेंस बाकी रखा है कि वो तहरीक अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ आएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ आएगी, सीएम पंजाब के खिलाफ आएगी या स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ आएगी। मैंने आपसे कल अर्ज़ कर दी थी कि शायद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा ये तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए। अब तक की जो मालूमात हैं
लेकिन इन तीनों में से किसी एक के खिलाफ लाई जाएगी और कोई एक भी इनमें से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर ये हुकूमत जो है ना हम कह सकते हैं कि वो उसकी जड़ें खोखली हो जाएंगी और इनका जो वो हुकूमत का टाइटैनिक है वो फिर डूबने की तरफ रवान दवा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मामला और है, वो मामला है मौलाना फजल रहमान साहब का। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो PDM के सरबराह हैं और माजी में तो पीपल्स पार्टी PDM के साथी, जो कि अब नहीं है, और ANP, लेकिन मुस्लिम लीग नून समेत 5-6 इसमें और भी जमातें अभी भी शामिल हैं। तो ये पता चला कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो थोड़े से वरिड हैं इस मामले में और उन्होंने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। नवाज शरीफ साहब तक जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हैं कि जनाब उनको बताया जाए कि ये क्या मामला चल रहा है, आपके पास नंबर गेम क्या है, मेरे सामने कोई चीज़ रखें ताकि जो उसके बाद जब PDM का इजलास होगा तो हम उसकी अप्रूवल दें कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा में ही खेल रहे हैं। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान साहब की ये बातें करने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो जो PDM के सरबराह हैं तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया होगा कि यार मैंने पता ही नहीं है, बारों बार ऐलान करी जा रहे हो सारे, तो ये इस वजह से भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते हैं। दूसरी बात जो हो सकती है कि उनको वाकई इस चीज़ पे डाउट हो कि जो इन पार्टियों के पास, मुस्लिम लीग नून के पास या पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरा नहीं है तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो इसलिए फिर यह भी है कि जी वो आसिफ ज़रदारी साहब ने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की वज़ारत ऑफ़र किया, तो मौलाना साहब ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसमें मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी शामिल है। उनसे बात करने के बाद ज़रदारी साहब ने ये ऑफ़र कराई है या कि उन्होंने अपनी तरफ से कर दी है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये अभी जो है वो उनका फ़ैसला होना बाकी है और ये जो परसों शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात होगी उसमें ये सारी चीज़ें मौलाना साहब के साथ वो क्लियर की जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बड़ा मतलब हंगामा खेज़ किस्म मुतालबा कर लिया। आज वो अपनी वो मुहिम तो चला रहे हैं ना वो एहतजाजी, तो उसमें वो उन्होंने ये कहा है कि जनाब कप्तान साहब अगर आप घबरा नहीं रहे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि अगर आप घबरा नहीं रहे तो मार्च में असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। उनके कहने का ये मकसद है कि अगर आप बार बार जो कह रहे हैं कि जी मैं अवाम में जा रहा हूँ और अवामी राब्ता मुहिम करूँगा, तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें, इलेक्शन करा के मैदान में आ जाए। तो ये बेसिकली उन्होंने चैलेंज दे दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी आओ इलेक्शन के मैदान में हमारा मुकाबला करो, तो फिर हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा कि आज मैंने आपसे कल के जो प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि दो चीज़ें ये फैसला करेंगे, ये हुकूमत रहेगी या जाएगी। एक मैंने कहा था कि फैसल वोडा का केस वो आ गया और वही फैसला आया जो कि तवक्को की जा रही थी, और दूसरा मैंने ये अर्ज़ की थी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, और उन्होंने ख़तरनाक होने का फ़ैसला कर लिया। वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम में अब खुद निकलने का उन्होंने ऐलान किया और इस सिलसिले में वो फैसला बाद में पहला जलसा कल करेंगे, तो उससे शुरका की तादाद से भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो आज उन्होंने किया जी फैसलाबाद में जलसा। फैसलाबाद के जलसे में दो चीज़ें ऐसी थी जिससे लगता है कि जी खान साहब अब काफ़ी घबरा चुके हैं। एक तो ये कि वही जो मैंने कल आपसे अर्ज़ की थी कि शुरका की तादाद जो है वो खासी, जिसे कहते हैं कि हम परेशान कन वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए परेशान कन हद तक थोड़ी थी। बंदा प्राइम मिनिस्टर हो, पंजाब में भी अपनी हुकूमत हो, और फिर बंदा फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में जलसा ना कर सके, वो जलसी सी लगे। और उस जलसे की तैयारियों के लिए जो शहबाज गुल साहब हैं, वो शहबाज गिल गालिबन उनका नाम है, मैं हमेशा इस पर कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ थोड़ा सा। और शहबाज गिल साहब जो है वो हमने एक वीडियो भी देखी, वो एक ट्रक पे चढ़े हैं, को 8-10 लोग उनके साथ उस ट्रक पे सवार हैं, वो फैसलाबाद के बाज़ार से गुजरे इस जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जलसा हुआ इसकी तैयारी के सिलसिले में। तो वो जस्ट ट्रक में हैं, उसमें जो 8-10 लोग उनके साथ हैं वो चुप करके खड़े हुए हैं, जबकि जहाँ जहाँ से वो ट्रक गुजरेगा राइट लेफ्ट जितने लोग हैं, मोटरसाइकिल सवार, पैदल लोग, वो सब मुस्लिम लीग नून के और शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। वो जो है डॉक्टर शहजाद गिल साहब जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब जाएँ किस तरफ, वो ट्रक से तो छलांग मार के भाग भी नहीं दे सकते। यही हुआ फिर आगे जलसे में, वो जलसे में भी फिर वो ऐसा ही हुआ। फिर खान साहब की जो तकरीर थी, वो चूँकि वो तकरीर इस वक्त उनकी हुई, उससे कुछ देर पहले ही फैसल वाडा साहब का भी फैसला आ गया था। तो खान साहब की जो तकरीर थी उससे उनकी घबराहट काफ़ी अयां थी, और उन्होंने एक डायलॉग हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आसिफ ज़रदारी साहब तो जो हैं वो अपनी जेब में चेक बुक लेके फिर रहे हैं। अब वो बेसिकली उनकी परेशानी का इज़हार था कि जनाब वो इल्ज़ाम आयद करना चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से शायद वो वोट खरीदे जा रहे हैं, तो इसलिए वो चेक बुक अपनी जेब में लेके फिर रहे हैं। अच्छा, ये चेक बुक जेब में लेके फिरना प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वैसे इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया, मकसद उनका खरीदो फरोख्त था। तो ये तो वो आप कह रहे हैं ना कि वो चेक बुक जेब में लेके फिर रहे हैं, अभी तक ऐसा ही शवायद तो सामने नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा कैश पे यकीन रखती है, वो तो चेक बुक पे यकीन ही नहीं रखती। उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि KPK के जो बलदियाती इंतखाबात जिस पहले मरहले के उससे पहले जो उनको शिकस्त हुई है, उसमें असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली है, उनकी एक ऑडियो आ चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पास पता नहीं 70 करोड़ या 80 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो दे देते हैं, तो यूँ कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो वो भी मामला था। फिर उससे पहले जो है वो
के जो स्पीकर हाउस है उसमें वो बंडलों के बंडल नोट बांटे जा रहे हैं, वो भी वीडियोस आ चुकी हैं। फिर उसके अलावा अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो नोटों की गड्डियाँ बांटते हुए पाए गए। तो वो भाईजान फिर वो चेक बुक लैके फिरते तुसी तो बकायदा कैश लैके फिरते हो। तो सिचुएशन ये है कि खान साहब जो हैं वो बहरहाल बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। मैंने कल अर्ज की थी कि ये दो जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो अपोजिशन है उसको वो अपने आप को जैसे मैयर करेगी कि हम अब इस मैदान कारज़ार में कूदें या ना कूदें तरीके एतमाद के हवाले से। तो वो लगता है कि ये दो चीज़ें ऐसी सामने आ गई हैं जिससे अपोजिशन जो है उनके हौसले यकीनन बड़े होंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो हौसले हैं वो खासे पस्त हुए होंगे, या उनको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और उनके लिए अब परेशानी या उनके लिए बकौल उनके अब घबराने का वक्त हुआ चाहता है। और अब जो है वो तहरीक दम एतमाद लाई जा रही है, और अब देखते हैं कि ये हुकूमत कितने दिन तक उस वो जो उनको सहूलतें अब मुयसर नहीं रही, उसके बाद अपने दम पर कितने दिन तक इस हुकूमत को कंटिन्यू करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।